नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, यह कह लीजिए एक का ज्ञान, यह कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 22 है जो कि फरवरी 10 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति या इकाई इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है यदि वह ऐसा करना चाहे तो पहला सवाल डॉन करते हैं। कार्ला आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। मैं सबसे पहले वो सवाल पूछना चाहूँगा। कार्ला जानना चाहती है कि उसे पूरे दिन में अलग अलग समय और स्थान में अगरबत्ती की खुशबू सी आती रहती है, उसका क्या कारण है? तो रा कहते हैं, कार्ला ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। इस कारण कार्ला के सचेत तथा अचेत मन का झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ ही है। जैसे ही हम कार्ला के साथ इस चैनलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, हमारे समूह की कंपनता कार्ला के अचेतन मन के साथ अधिक मजबूती से जुड़ जाता है। इस प्रकार कार्ला हमारी कंपनता का हिस्सा बन जाती है और हम कार्ला की कंपनता का हिस्सा बन जाते हैं। यह चेतन स्तर पर होता है, वह स्तर जहां मन नीचे चेतना की जड़ों तक चला जाता है, जिसे आप कॉस्मिक कहते हैं। हमारी कंपनता का जो जुड़ाव होता है वह एक धीमी क्रिया है। इस कारण कार्ला इसे सचेत रूप से जान नहीं पाती है। हालांकि दोनों स्तरों पर सेवा के प्रति पूरा समर्थन होता है और सेवाएं जारी रहती हैं। अचेत मन द्वारा प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप से संकेत भेजे जाते हैं, क्योंकि कार्ला की सूंघने की शक्ति अच्छी है। इस कारण यह जुड़ाव अनजाने में हो जाता है। कार्ला को इस तरह की खुशबू आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई ध्यान अवस्था में जाकर दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलते हुए, ऐसे जैसे रा हैं ऐसे और भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ को भी हैं, आपका और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आप कन्फेडरेशन के किसी भी सोर्स से अगर आप जुड़ जाते हो और उनसे चैनलिंग करने लग जाते हो ना, तो होता क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ से जाके ये ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। उधर से वो भी अपनी पूरी की पूरी सेवाएं दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल चलेंगे, और इधर से ये भी पूरी सेवाएं देने लग जाती है कार्ला, या कोई भी व्यक्ति। अगर अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो उस केस में होता क्या है ना कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल स्वभाव में भी, अगर अपनी ज़िंदगी में जैसे भी वो चल रहा है, तो उसकी जो भी चीज़ सबसे स्ट्रांग होगी ना, अगर उसकी खुशबू, अगर उसकी नाक स्ट्रांग होगी, अगर उसकी आंखें स्ट्रांग होंगी, उसकी जो भी चीज़ स्ट्रांग होगी ना, उसके द्वारा सिंबॉलिक तरीके से उनको एक मैसेज भेजा जाता है कि हाँ, हम तुम्हारे आसपास ही हैं। इसीलिए कार्ला को ये अगरबत्तियों की खुशबू आ रही थी, क्योंकि रा जो है वो इतने एडवांस कर चुके हैं कि उनकी बॉडी के अंदर से अगर आप खुशबू देखोगे ना, क्योंकि हमारे भी कई दोस्त थे जिन लोगों ने चैनलिंग की, और कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कन्फेडरेशन को कांटेक्ट करके और वो जैसे स्टीवन ग्रियर का मेथड यूज़ किया, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि जब वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे, उनके आसपास एक ऐसी खुशबू आई जो कि वो कह रहे थे कि थी तो कुछ अगरबत्ती जैसी, लेकिन ऐसी अगरबत्ती की खुशबू हमें कभी मिली नहीं, सूंघी ही नहीं हमने, ना किसी मंदिर में देखी, ना हमने किसी मस्जिद में देखी, हमने कहीं नहीं देखी। तो इस वजह से ये जब भी आपके आसपास होंगे ना, आपको इस तरीके की खुशबू या चीज़ें दिखने लग जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, दूसरा, वह यह भी जानना चाहती है कि वह सत्र को करने के बाद अधिक स्वस्थ महसूस करती है। जैसे जैसे समय जा रहा है वह अपने आप को और स्वस्थ महसूस कर रही है। तो रा कहते हैं, ऐसा उसकी स्वतंत्र इच्छा के कारण हो रहा है। कार्ला संपर्क स्थापित करने के काफी सालों पहले से प्रार्थनाएं गाती आ रही है। जब वो समाधि की स्थिति में होती है, उसके पहले यह प्रार्थनाएं उसके अचेत मन में रहती हैं, इसलिए यह मददगार होती हैं, परंतु प्रार्थना के परिणाम के रूप में यह प्रभावी नहीं होती हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक परिसर से यह संपर्क को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। साथ ही इस इकाई ने इस कार्य के कारण कुछ निश्चित सीमाओं को स्वीकार करना शुरू किया है, जिसमें उसने दूसरों की सेवा को अपने से ऊपर रखा है, ताकि
अच्छे से अपनी सेवाएं दे सके। इससे उसे शारीरिक दर्द को ठीक करने में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, जब भी कोई दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकलेगा ना और अपनी पूरी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से उसको करेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं कि वो स्वस्थ भी महसूस करने लगे। अंदर से दुखी भी होगा ना, तब भी खुशी महसूस करेगा, क्योंकि उसको ये करने में खुशी मिलने लग जाती है। और यही वो खुशी है जो राह कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दूसरों की सेवा करने से ज़्यादा जॉय और खुशी तुम्हें किसी और चीज़ में मिल ही नहीं सकती है। इस खुशी के मिलने की वजह से तुम अंदर से ना एक एनर्जेटिक सा महसूस करते हो। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। मैं कुछ प्रश्न और पूछना चाहूँगा, जैसे दूसरे चक्र के अंत के बारे में और अधिक स्पष्टता आ जाए। फिर हम तीसरे और अंतिम मेजर चक्र के बारे में बात करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे मेजर चक्र के अंत तक औसत जीवन काल क्या था? तो रा कहते हैं, दूसरे मेजर चक्र के अंत तक जीवन काल कुछ ऐसा था कि जैसे आप जानते हैं, जो लोग भौतिक रूप से अलग अलग आइसोलेटेड थे, उनकी कंपनता बुद्धिमान ऊर्जा के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण हार्मनी की थी, तथा वे कम संघर्ष करने वाले बेलिकोस थे। वे लोग प्यार से रहते थे, इसलिए उनका जीवन काल भी अच्छा था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राह कह रहे हैं ना, आपने नोटिस भी किया होगा दोस्तों, छोटे छोटे समूह जो होते हैं ना, जैसे हमारे पूरे इस दुनिया मतलब इस ग्रह पर देख लो, कहीं कहीं पर ना ऐसी ऐसी सिविलाइजेशन है जो बहुत छोटी छोटी है। उनकी जो फैमिली मतलब पूरा जो समाज मिला लोगे मुश्किल से 30 लोगों का, किसी का 50 लोगों का, किसी का 60 लोगों का। तो ऐसी जगह पे ना एक दूसरे से प्रेम प्यार ना ज़्यादा रहता है। और ये आपको गाँव की साइड में, आपको क्या कहते हैं पहाड़ों में, इन जगहों पे आपको ज़्यादा दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उसमें सब एक दूसरे के साथ प्यार से प्रेम से रहते हैं। लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होती है, बेलिकोज वो कह रहे हैं ना, मतलब लड़ाकू इस तरीके की चीज़ें कम ही रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं ना, वो समझदारी से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि बातों से ही चीज़ों का हल निकल जाए। तो इस वजह से जब ऐसा होता है ना, तो उनकी जो वो होता है जीवन काल होता है, मतलब जो उनकी एज होती है ना, वो बढ़ जाती है। और अगर आप वैसे भी नोटिस करेंगे, आप देख लो, आप पहाड़ों के लोगों को देख लो, आप गाँव के लोगों को देख लो, जहाँ प्रेम प्यार जहाँ ज़्यादा होगा ना, वहाँ लोगों की जीवन की जो एज की जो लिमिट होती है ना, वो ज़्यादा ही होती है। उसका मेन कारण यही है। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे मेजर चक्र में उनकी आयु वर्षों में कितनी थी? तो रा कहते हैं, औसत शायद भ्रामक हो। यदि सटीकता से बताएं तो इनमें से कई एक जन्म में लगभग 35 से 40 वर्ष जीते थे, जो कि 100 वर्षों तक भी जाने की संभावना थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था सेकंड साइकिल के एंड तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसी जगहों पर भी रहना पसंद करते होंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं मतलब समाज रहते हो, जैसे हमारे शहर होते हैं, शहरों में भी रहने वाले होंगे। तो वहाँ शहरों के लोगों के देखोगे उनका जीवन काल कम होता है, लेकिन संभावना 100 वर्षों तक जाने की थी। मतलब सेकंड साइकिल के एंड तक पहुंचते पहुंचते वहां पर भी यही हुआ कि 100 साल तक की रह गई फिर भी जीवन जो था उनका। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, फिर क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि दूसरी 25,000 वर्षों की अवधि में 700 वर्षों से सीधा 100 वर्षों की कम की ये जो गिरावट आई है, उसका कारण दूसरों की सेवा में आई तीव्र कमी थी। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, ये कुछ भागों में सही है। दूसरे चक्र के अंत में इकाई या व्यक्ति द्वारा वो सबक जो इस घनत्वता में उन्होंने सीखने होते हैं, उनको ग्रहण करने की बढ़ती क्षमता के कारण जिम्मेदारी का कानून यानी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभावी होना शुरू हो गई थी। इस प्रकार इन इकाइयों ने युद्ध प्रिय प्रकृति व्यक्त करने के कई तरीके खोजे, जो न केवल जनजाति के रूप में, जिसे आप राष्ट्र कहते हैं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में एक दूसरे के साथ भी लड़ने लगे। वस्तु विनिमय की अवधारणा ने कई मामलों में पैसे की अवधारणा को रास्ता दिया है। इसके अलावा स्वामित्व यानी ओनरशिप की अवधारणा ने एक व्यक्ति या समूह के आधार पर गैर स्वामित्व की अवधारणा पर प्रभुत्व हासिल कर लिया है, यानी कि अभी लोग ज्यादा भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक हो गए। इस प्रकार हर इकाई ने कई तरीकों से या तो दूसरों की सेवा किया या फिर खुद की सेवा की, जिसमें दूसरों से हेरफेर भी शामिल था, यानी उनसे लालच या कह लीजिए उन्हें चीट करना भी शामिल था। हालांकि सभी को सारे सबक का ज्ञान था, जैसे कि साझा करने का सबक, देने का सबक, कृतज्ञता से प्राप्त करने का सबक। परंतु जब इसे व्यवहार में लाना होता था तो सभी इसे अस्वीकार कर देते थे, यानी कि उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते थे। इस प्रकार जो उन्होंने सीखा
उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, उससे सीखना सिखाना नहीं किया। इस कारण उनके जीवन काल में कमी आ गई, क्योंकि उन्होंने सम्मान कर्तव्य के तरीकों को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों यहां पर जो रा कह रहे हैं ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा देखो, 700 साल से 100 साल की ये जो गिरावट आई ना, उसका एक कारण है कि देखो, जब ये सेकंड साइकिल के एंड तक पहुंच रहे थे ना, तो ये पैसा जो था ना, ये घुस गया था बीच में। अब पैसा घुसने की वजह से एक लॉ और होती है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी का कानून। कि मान लो अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, चलो ठीक है, एक बार को मान भी लेते हैं कि चलो तुमने पैसा कर लिया, अब तुम मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा हो गए। भाई आज मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गाड़ी ये चाहिए, अच्छा ये वाली गाड़ी नहीं है तो अब दूसरी गाड़ी लेनी है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा है तो दूसरों से शेयर कर, उसे दूसरों से प्रेम कर, क्योंकि ये ही तो वो लेसन है जो तू सीखने आया था यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, दो तरीके का एक विभाजन हुआ। एक तो दूसरों की सेवा पे निकल गए, चाहे कम बढ़ती ही क्यों ना उनके पास पैसा हो, लेकिन दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल गए, ठीक है। दूसरे वो थे जो अपनी ही सेवा के रास्ते पर निकल गए और पूरी तरीके से दूसरों की चीजों को भी कब्जाने लगे। उन्होंने कहा ना यहाँ पे कि हेर फेर भी शुरू हो गया, दूसरों की चीजों को कब्जाने लगे, उनसे उनकी जगहें खरीद लें, ये कर लें वो कर लें, तो ओनरशिप हो गई। मतलब कि भाई ये सारा जो हिस्सा है, ये लैंड है, ये सारी मेरी, बाकी मैंने इन लोगों से खरीद ली है। अब जिनसे खरीद ली उनके कुछ दिनों बाद वो पैसा खत्म हो जाए तो उनकी जिंदगियां बेचारों की फिर वही हाल उनका। तो उस वजह से ये जो विभाजन है ना, ये बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लोग दीवाने होते चले गए। और उस वजह से उन लोगों की फिर लाइफ भी धीरे 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 कम होनी शुरू हो गई। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है ना, इसमें यह देखा जाता है कि अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो दूसरों से शेयर करो, अगर तुम्हें दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलना है तो। और अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं और तुम लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उन लोगों के लिए समझते हो जिनकी सोच तुम्हारे जैसी है, यानी खुद की सेवा वाले, तो तुम उनके लिए जिम्मेदार हो, तुम इनके लिए जिम्मेदार नहीं हो फिर। तो ये दोनों चीजें होती है। मतलब अपने, क्योंकि रा ने कहा है ना, इस ग्रह पे आने के बाद सबको अपने अपने रास्ते चुनने हैं, रास्ते चुन के उसके ऊपर कर्म करना है। मतलब सोच, शब्द और कर्म उस दिशा में हो जाने चाहिए, चाहे दोनों में से कोई सी भी साइड हो, चुन लो और निकल जाओ। तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज, ये जो पैसा था ना, इसकी वजह से सारा ड्रामा शुरू हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ना कि युद्ध के भी इन्होंने वो चीजें बनानी शुरू कर दी कि आपस में युद्ध कैसे किया जाए। मतलब जब एक गरीब है तो वो बेचारा अमीर से मांगने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसका कुछ भी कर दे वो उसके साथ, तो एक दूसरे से युद्ध की भी वो प्रवृत्ति बननी शुरू हो गई। ऐसे ही फिर उन्होंने कहा देशों में आपस में युद्ध होने शुरू हो गए। तो इस कारण हुआ क्या, धीरे 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 लोगों की जो वो थी, क्या कहते हैं, जिंदगियां थी, कम होने लग गई, क्योंकि उन्होंने सीखना सिखाना नहीं किया। इसी कारण में सम्मान और कर्तव्य वाला जो लॉ था ना, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लगी ही नहीं। और जब लगी नहीं, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, तो तुम्हारी जिंदगी भी कम हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुमने जो तुम्हारे वो लगे थे, क्या बोलते हैं उसको, माध्यम लगे थे, तुमने इस्तेमाल ही नहीं किए। और जब वो इस्तेमाल नहीं किए, राह ने पहले ही बोला था कि जब कोई अपने माध्यमों का इस्तेमाल नहीं करता ना, और नफरती और ये सारी चीज़ों की तरफ जाने लग जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसके सारे के सारे खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी उम्र भी कम हो जाती है। और वो जैसे ही इसको छोड़ता है तो उसकी सारी चीज़ें फिर ऊपर नीचे हो जाती हैं, तितर बितर भी हो जाती हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह छोटा जीवन काल उन इकाई या व्यक्ति के लिए किसी भी तरह मदद करेगा? यानी कि उन्हें अपने जन्मों के बीच के समय में अपनी गलतियों की समीक्षा करने का ज़्यादा समय मिलेगा, या छोटा जीवन काल इसमें बाधा डालेगा? तो रा कहते हैं दोनों ही सही हैं। जीवन काल का छोटा होना एक के कानून की विकृति है, जो कि यह बताती है कि इकाई जितनी तीव्रता से सहन कर सकता है उतना ही अनुभव ले सकता है, उससे अधिक तीव्रता से अनुभव नहीं मिल सकते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रभावी है और इसका ग्रह तथा समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, राय ये कह रहे हैं कि जिनकी जिंदगियां छोटी हो जाती है ना, वो एक लिमिट तक ही एक पेन को झेल सकते हैं। जब वो पेन ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनकी जिंदगी धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी लिमिट लगा के आए होते हैं कि भाई इससे ज़्यादा अगर मेरी ज़िंदगी में दुख हो जाए ना, तो भैया उठा ही लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं करना इसके आगे कुछ भी काम। और इसका एक कारण ये भी होता है कि वो अपने दिमाग के अंदर यही बोलते रहते हैं 24 घंटे, ए भगवान तूने ऐसी ज़िंदगी दी ही क्यों, इससे अच्छा तो मर जाते तो ज़्यादा बढ़िया था, तूने कहाँ यहाँ नर्क में ला के डाल दिया हमें। वो कहते भगवान ये कह रहे मैंने डाला था नर्क में, खुद ने तो चुना है सारा कुछ और मेरे को बोल रहे हो तुम लोग सारी की सारी चीज़ें।
अब जब चुन लिया है, दुख आ रहे हैं, तो अब यहाँ रोना धोना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, तो इस वजह से उनकी जिंदगियां कम होनी शुरू हो गई। तो खैर, आगे रहा कहते हैं, इस प्रकार जीवन काल का छोटा होना एक इकाई को अनुभव की तीव्रता से निकालने के लिए आवश्यक है, जो कि तब होता है जब ज्ञान और प्रेम को अस्वीकार कर दिया जाता है और रचयिता की चेतना में वापस भेज दिया जाता है, बिना यह स्वीकार किए कि वह उसके खुद का हिस्सा है। इस कारण इकाई को उपचार की आवश्यकता और अपने जन्मों के अधिक मूल्यांकन इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। असत्यता यानी इनकरेक्टनेस इस सच्चाई में होती है कि उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए आपके स्थान, समय, निरंतरता यानी कंटिन्यूम में यह काफी मददगार होता है, ताकि वह इस गहन इंटेंसिव कार्य को तब तक जारी रखें जब तक कि वह उत्प्रेरक या माध्यम से किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रा कह रहे हैं ना, रा ये कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे देखो, इसका छोटा होने का एक रीजन ये भी है कि उसने रचयिता के ज्ञान और उसके प्रेम को अस्वीकार ही कर दिया है। वो कह रहा है भाई मुझे को चाहिए ही नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, और वो अपने आप को रचयिता से खुद ही दूर कर लेता है। कहता है जी मैं इसको मानता हूँ, उसको मानता हूँ, इसका ऐसा और उसका वैसा, ये मेरे से अलग, वो मेरे से अलग, इन्हीं कामों में फंस के रह जाता है वो, और जो एक अनंत रचयिता है उसे भूल जाता है। और इस कारण से, इस विभाजन के कारण से वो खुद ही अपने आप को रचयिता से दूर कर लेता है। और जब वो अपने आप को रचयिता से दूर कर लेता है, उसकी जीवन छोटा हो जाएगा, और जब जीवन छोटा हो जाएगा तो इस कारण उसको इवैल्यूएशन यानी अपनी जिंदगी को जो देखने का जो वो होता है ना, उसका भी जो जो टाइम होता है ना, वो भी उसके लिए कम ही रह जाता है। कि तू सीखने तो यहाँ पर प्रेम प्यार आया था, है ना, और करने लग गया तू उल्टी काम। अब जब उल्टे काम करेगा तो उस केस में ऐसा ही होगा मेरे भाई, अब वापस ही आ जा, वापस आ, दोबारा देख अपनी फिल्म कि तू करने क्या गया था, फिर दोबारा अपने नए माध्यम लगा, दोबारा जा, दोनों में से एक साइड चूज कर ले, या तो इधर, या तो पूरा उधर हो जा, या पूरा इधर हो जा, बीच में मत लटकना, या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा, इन दोनों के बीच में रहा तो तू जब ग्रह खाली होगा तो नंबर पहले तेरा लगेगा, देख लियो। तो फिर इसके आगे वो ये कहते हैं कि देखो, असत्यता यानी इनकरेक्टनेस इसमें होती है कि उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए आपके स्थान, समय, निरंतरता यानी कंटिन्यूम में काफी मददगार होता है। वो कह रहे हैं कि देखो, इनकरेक्टनेस इस चीज में है, मतलब इस चीज को कोई समझ नहीं पाता है कि जो गहन काम करना होता है ना, मतलब जो जितनी टफ सिचुएशन होती है ना, उसमें से अगर तुम निकल कर, चाहे कम वक्त में भी निकल जाओ, लेकिन इन दोनों में से कोई एक साइड चुन लो और उसकी तरफ अगर तुम्हारा झुकाव हो जाए, तो उस केस में तुम्हारी आगे निकलने की यानी अग्नि घनत्वता में जाने के लिए रास्ता बन जाता है। अब जब तुमने कोई ना ये चुन रहे ना वो चुन रहे, बीच में लटके जा रहे हो, कभी इधर हो जाते हो कभी उधर हो जाते हो, और उसका बीच में लटकने का कारण भी देखो दोस्तों ये होता है कि हर व्यक्ति ना अंदर ही अंदर ये भी जानता है अपने आप को कि यार मेरे को यहाँ से फायदा हो जाए, मेरे को यहाँ से फायदा हो जाए, ओहो यहाँ से मेरे को नुकसान ना हो, ओहो मेरा ये ना हो। अब या तो फायदा नुकसान देख ले, ठीक है, या ये देख ले कि भाई मुझे अगली डेंसिटी में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि अगर यहाँ के फायदे नुकसान देखे तो अगली डेंसिटी में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू चुन ही नहीं रहा है कुछ भी, फायदे नुकसान के चक्कर में ही लगा हुआ है। तो देख, नुकसान भी होंगे फायदे भी होंगे, दोनों चीजें होंगी, लेकिन अपना संतुलन बना और निकलता चला जा, निकलता चला जा, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं राय यहाँ पे। तो खैर, आगे अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने दक्षिणी अमेरिका के समूह के बारे में बताया था कि वे दूसरे चक्र के अंत में कटाई के लायक हो गए थे। उनका औसत जीवन काल दूसरे चक्र के अंत में कितना था? तो रा कहते हैं, इन अलग थलग आइसोलेटेड समूह ने इस घनत्वता में लगभग 900 वर्ष तक औसत जीवन काल प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आज भी देख लो आप, ऐसा नहीं है कि केवल ये वहीं पर ही हो रहा है, हमारे देश में भी देख लोगे आप, और भी कंट्रीज में देख लोगे, इसी प्लेनेट पे देख लोगे, है नहीं क्या लोग जो 100 200 300 साल भी आज भी जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे हैं? वो तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो तो नॉर्मल जनता से बिल्कुल ही दूर है, वो, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है उनसे, अपना चुपचाप एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं, अपना पानी में सत्तू घोला, वो पिया, पी के अपना बैठ गए और ध्यान अवस्था में बैठे हुए, बस घंटों घंटों ध्यान ही लगाए जा रहे हैं। और उसी ध्यान को करने की वजह से उनके अंदर ये सारी शक्तियाँ, ये पावर्स आ जाती हैं कि भाई वो लंबी लंबी जिंदगियाँ भी जी सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियलाइजेशन, डीमटेरियल, ये सब चीज़ें नॉर्मली मिल ही जाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची तपस्या करके इसको हासिल किया है। अब जब किया है तो भाई उनको मिलना भी चाहिए ये चीज़, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। तो मैं यह मान रहा हूँ कि ग्रह का असर जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन काल छोटा हो चुका है, वह उस समय इतना मजबूत नहीं था कि उनकी जिंदगी को प्रभावित कर सके या उनके जीवन काल को छोटा कर सके। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। याद रखना अच्छा होगा
कि उस समय अलग थलग रहना संभव था। तो दोस्तों, अलग थलग रहना यानी छोटे छोटे गुटों में रहना इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन ये कि पूरे के पूरे एक ऐसी जगह पे रहो जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हो। क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, इतने ज़्यादा सोच और इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है ना कि आप दोनों में से कोई भी रास्ता चुनोगे ना, आप कंफ्यूज हो गए होगे, या तो इधर हो जाओगे या उधर हो जाओगे, ऐसे बीच में इधर उधर झूलते रहोगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे गुटों में हो ना, तो आपका निकलना आसान है, क्योंकि छोटे छोटे गुट में आप लोगों के बीच में प्रेम प्यार ज़्यादा रहेगा, ना कि बड़े बड़े गुटों में। तो आगे डॉन कहते हैं, लगभग कितने लोग उस समय पूरी पृथ्वी पर रहा करते थे, यानी कि जिन्होंने भौतिक रूप से किसी एक समय में जन्म लिया था। तो रा कहते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि आपका सवाल यह है कि दूसरे मेजर चक्र के अंत में कितने लोगों ने जन्म लिया था। वह संख्या लगभग 3,45,000 लोगों की थी, यानी कि लगभग 3,45,000 लोगों ने भौतिक रूप से जन्म लिया था। दोस्तों, यहाँ पे 3,45,000 बोला जा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल पूरी एक साइकिल में, मतलब जो दूसरी 25,000 साल की साइकिल थी उसमें 3,45,000 लोगों ने जन्म लिया हो। नहीं, एंड तक पहुंचते पहुंचते ये जो 3,45,000 होते हैं ना, ये वो फाइनल नंबर होता है जो लास्ट होता है कि इतने ही पैदा होंगे, अब इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा इस ग्रह पे। ये जो लास्ट हैं इनमें से कितने और निकलेंगे ये देख लो, और जो पहले से जितने निकले हुए उनको देख लो। जब अंत में कटाई होगी, पहले वालों की आत्माएं भी लेके जानी है साथ में, और ये जो 3,45,000 है इनमें से जो निकल के आएंगे उनको भी लेके जाना है साथ में। इसी तरीके से चलती है पूरी की पूरी। और यहाँ पे दोस्तों, हम जो आत्माओं की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। या ये अगर देखो, दो तरीके हैं हार्वेस्टिंग के, या तो डायरेक्टली उठा के ले जाएं, आपसे पूछा जाए और आप चले जाओ, या ये है कि आपने कर्म तो कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपको पता ही नहीं और अचानक से आपके आँख के सामने आ जाए, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप घबरा जाओ। तो उस केस में फिर आपकी कॉन्शियसनेस को निकाल लिया जाता है। कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं होता, चुटकी में आपके शरीर में से ना आपकी चेतना निकल के एकदम से डायरेक्ट उनके पास चली जाएगी, उस चेतना को लेके चले जाते हैं, शरीर यहीं रह जाएगा, चेतना निकल जाएगी, फिर उस चेतना को नया शरीर दे दिया जाएगा। ये इस तरीके से चलता है कुछ। अब ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन हो बचपन से इतनी डरी हुई है हर चीज़ से, तो हम लोग डरते हैं। तो उनको भी पता है कि इनके सामने अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कटाई का वक्त आएगा ना, सारे आसमान से एक साथ ही टूटेंगे कि हाँ जी आ गए। और इस बात को जीसस ने भी कहा था कि जब मैं आऊँगा और मेरे भाई भी आएंगे, हम सारे आएंगे, हमारे सारे एंजल्स, और आएंगे और अपनी कटाई लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, हम वो हाल करेंगे अगर कोई भी हमारे बीच में आया तो। अब जो भी है, अब आप समझ ही सकते हो इसका मतलब क्या है। रा ने पहले ही बोल दिया है, मतलब आगे रा बोल देंगे कि भाई ये जो युद्ध है ये तो हमारा है, अगर तुमने युद्ध मांग लिया तो हम तो युद्ध भी दे देंगे, तो सोच समझ के मांगना जो भी मांगोगे हमसे। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, उनमें से लगभग कुल कितने लोग थे जो कटाई के योग्य थे। तो रा कहते हैं, उस समय लगभग 150 लोग कटाई के योग्य थे। तो दोस्तों सोच लो, 25,000 साल की साइकिल में कटाई कितनों की हुई? केवल 150, केवल 150। और इसका कारण क्या? कारण बड़ा सिंपल, जो लोग बड़ी बड़ी सभ्यताओं में रहे वो बेचारे चूज ही नहीं कर पाए, अपना रास्ता ही नहीं चूज कर पाए, और ना चूज कर पाए और ना उस रास्ते पे कर्म कर पाए, तो उनकी ग्रेड ही नहीं बनी। और जब ग्रेड नहीं बनी तो वो सारे उधर रह गए। और जिन लोगों ने कोना कोना पकड़ के अपना चुपचाप एक कॉर्नर पकड़ के छोटे छोटे गुटों में रहे, वहां पे उन लोगों ने ध्यान भी किया, दूसरों की सेवा भी की, सारी चीजें की, प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहे, वो हो गए कटाई के लायक, उनकी हो गई कटाई। लेकिन देख लो दोस्तों, उसमें भी इतनी बड़ी जनसंख्या में से केवल 150 लोग। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है, चाहे 150 ही क्यों ना हो, हम तो अपनी कटाई लेने आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक ही क्यों ना हो, हम तो उसे भी लेने आएंगे, और सारे ही आएंगे एक साथ। रा ने पहले ही बोल दिया, आएंगे तो सारे ही आएंगे, एक आध कोई नहीं आएगा हम में से। और अगर ऐसा कोई आया तुम्हारे बीच में तो समझ जाना बहरूपिया है भाई साहब, हम नहीं है वो, हम आएंगे, सारे एक साथ ही आएंगे। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।